जबलिया गाजा में, उत्तरी गाजा में हमास ने बिल्कुल एक बारूद से भरे हुए आईडीएफ ट्रूप कैरियर पे सीधे उन्होंने एक आरपीजी लॉन्चर से रॉकेट मार दिया। 4 इजरायली सोल्जर मारे गए और 18 घायल हैं, उनमें से 9 की स्थिति गंभीर है। दूसरी बात, लेबनान में रस अल नकोरा में, जिसको इजराइल एक्सीडेंट कह रहा है, वहां 4 इजरायली सोल्जर्स एक खदान के अंदर घुसे। उसमें पहले से हिजबुल्लाह ने एक्सप्लोजिव्स प्लांट किए थे, वो उड़ गए और उनका पूरी तरीके से उनको आईडीएफ को अनाउंस करना पड़ा कि उनके 4 सोल्जर्स मारे गए हैं। जबलिया में भी मेरे ख्याल से उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि करीब 3 पहले एक्सेप्ट किया था, अभी चौथे की डेथ हुई है। उसके बाद 9 और जो 18 और है उसमें से 9 की जो हालत है वो गंभीर है। और देखिए आज यानी 9 दिसंबर 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं टाइट पलट रही है। जो सीरिया में जिस तरीके का एक ऑपरेशन करके एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को जो धक्का दिया, मैंने देखिए हमेशा ये बात मानी, आज भी मैंने जो टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू दिया और यूट्यूब चैनल्स पे मैंने ये कहा इस बात को कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की ये हार है। तो लेकिन ये हार देखिए, नेतन्याहू ने कहा था हम 7 फ्रंट पे लड़ रहे हैं, ठीक है। हम भाई रोज इस बात को बताता हूं, 7 फ्रंट मतलब नंबर 1 यमन ले लीजिए, नंबर 2 गाजा ले लीजिए, नंबर 3 वेस्ट बैंक ले लीजिए, नंबर 4 लेबनान ले लीजिए, नंबर 5 सीरिया ले लीजिए, नंबर 6 इराक ले लीजिए, नंबर 7 ईरान ले लीजिए। अभी तक देखिए यमन, गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, अगर चलिए यमन को भी हम छोड़ दें, वहां सीधे आमने सामने लड़ाई नहीं हुई है, तो गाजा, वेस्ट बैंक और लेबनान, इन 3 फ्रंट पे इजराइल हारा है। चौथा जो फ्रंट है सीरिया, उस पर जीत गया, मान गया। तो स्कोर क्या हुआ? स्कोर 3-1 हुआ कि नहीं? स्कोर 3-1 हुआ ना। तो ये जो देखिए सारी बात है ये, और अभी 3-1 स्कोर है जब 4 फ्रंट पे हम उसको गिन रहे हैं लड़ाई को। अभी यमन में तो कोई फिजिकल हुआ नहीं, तो ठीक है, हालांकि यमन टेक्निकली जीता हुआ, उसने अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को पीछे कर दिया है, तो सही मायने में 4-1 हुआ। लेकिन चलिए हम मान लेते हैं 3-1 ही पे अभी रखते हैं, 3-1 से आगे है ना, इजराइल पीछे है ना। तो इस तरह का मीडिया क्यों इस तरह से कर रहा है कि पूरी दुनिया में फेक न्यूज फैला रहा है? आज देखिए मैंने फेक न्यूज पकड़ी, एक चांदनी नाम के हैंडल, उसने ये एक खबर निकाली, मुझे कहीं से एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया कि एक चांदनी नाम के हैंडल ने एक्स पे ये लिखा है कि एक मस्जिद को, दमस्कस में एक मस्जिद को जो बंद कर दिया था असाद ने, वो इन जो इजरायली एजेंट हैं एचटीएस वगैरह, इन्होंने उसको दोबारा चालू कर दिया। अब वो मैं उस हैंडल पे गया, वो हैंडल ही फेक निकला, वो पोस्ट फेक थी, क्योंकि उस हैंडल पे वो जो चांदनी ये करके है उस पे कोई पोस्ट ही नहीं थी। तो सोचिए आप, फेक पोस्ट, फेक आइडेंटिटी, ये सारी चीजें मोसाद और टर्की की जो इंटेलिजेंस है वो मिलकर कर रही है। तुर्की में तो आप जानते ही हैं, उन लोगों ने तो पूरी तरीके से दे हैव सोल्ड देयर सोल्स इन अ वे। एंड इसमें मैं अगर आगे बढ़ूं तो आप ये भी देखिए जो फेक न्यूज के मामले में, क्योंकि उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमास और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने आज क्या क्या किया, कई घटनाएं हुई, लेबनान की क्या स्थिति है, सीरिया की क्या स्थिति, वो भी बताऊंगा। लेकिन उसके पहले जो देखिए, जो पूरा एक मीडिया वॉर चल रही है, जो एक फेक न्यूज फैलाई जा रही है, एक बहुत बड़ी फेक न्यूज जिसको बड़े बड़े तथाकथित, मैं तथाकथित ही कहूंगा, जैसे सुलेमान है, जो प्रो पैलेस्टीनियन हैंडल्स हैं, आमतौर पे ठीक ठाक खबरें छापते हैं, लेकिन मैंने तब पकड़ा था जब यहिया सिनवार की जो शहादत हुई थी, तो मैं देखिए इंतजार कर रहा था कि जो रेजिस्टेंस न्यूज नेटवर्क है, जो ऑफिशियल चैनल है हमास का, वो जब तक नहीं छापेगा कंफर्मेशन, तब तक मैं भी कंफर्म नहीं करूंगा कि यहिया सिनवार मतलब वहां पर शहीद हो गए। लेकिन इन लोगों ने पहले से ही बहुत पूरा एक हिस्सा जिसको मैं सोचता था कि भाई ये कम से कम जानते हैं, सिंपैथेटिक है पैलेस्टीनियन पर्सपेक्टिव के प्रति, उन्होंने पहले से ही छापना शुरू कर, मतलब पहले से ही उसको उन्होंने एक्स में फॉर्मली ट्वीट करने लगे, एक्स में पोस्ट करने लगे। उसके बाद जब वो एक्सेप्ट किया हमास ने, तो मैंने भी किया। लेकिन देखिए एक डिसिप्लिन होती है, अगर आप किसी से जुड़े हैं, अगर आप एक चीज से जुड़े हैं, तो आप व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा उस पर नहीं कर सकते, आपको उसकी लाइन फॉलो करनी है। मैं अगर सारी खबरें अपनी ऑफिशियली हमास के ऑफिशियल चैनल RNN और उसका जो अरबिक काउंटर पार्ट है उससे ही लेता हूं मैं, तो फिर मुझको किसी भी हालत में जब तक वो नहीं कहेगा तब तक
हम नहीं ले सकते। अब ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सुलेमान और तमाम ऐसे जो हैंडल्स हैं, उन्होंने आज ये लिख दिया कि हमास ने सीरियन रेवोल्यूशन को वेलकम किया और उन्होंने कहा है कि गाजा के लिए भी लड़ो। और इस तरह के कुछ वीडियोस भी आए, वीडियोस हमास की नहीं, कुछ सीरियन फाइटर्स जो वहाँ डमस्कस में हैं और उनके वीडियोस आए कि हम लोग आएंगे, गाजा को लिबरेट करेंगे, इजराइल। जबकि जुलानी ने साफ साफ कहा है और एचटीएस ने साफ साफ कहा है, इजराइल को थैंक्स किया कि ईरान और हिजबुल्लाह को आपने कमजोर किया और सीरिया में हम इसलिए जीत पाए, और इजराइल की जीत उसको बताई और इजराइल भी उसको अपनी जीत के रूप में देख रहा है। इजराइल के बारे में बता दें, वो आप सोचिए कितने अंदर घुस गया है सीरिया के। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो देखिए जो बफर जोन बना था, गोलान हाइट्स इजराइल ने कैप्चर किया था, उसके बाद एक बफर जोन बना था जिसमें कुनैत्रा वगैरह था। बफर जोन उसने क्रॉस किया और एक खान अर्नबे एक जगह है जो बफर जोन के आगे है, जो सीरियन टेरिटरी है। तो बफर जोन को वायलेट करना भी वायलेशन है, लेकिन बफर जोन के आगे बढ़ जाना, और उसके बाद आपको पता है कम से कम 100 एयर स्ट्राइक की इजराइल ने, 50 एयर स्ट्राइक अमेरिका ने की। पूरा जितना सीरिया के पास आर्सेनल था, एयर टू एयर, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, बहुत सारे ऐसे सिस्टम थे, पूरा आर्सेनल उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आप ये बताइए, जब, और ये एचटीएस की मर्जी के बिना तो हुआ नहीं होगा। इजराइल आज 200 किलोमीटर अंदर करीब घुस गया है, क्योंकि माउंट हर्मन को पे जो उसने झंडा अपना लगाया, उसकी आप देखिए तो इजरायली बॉर्डर से वो कितनी दूर है, अगर आप पूरे उस तरह से ठीक से जाइए। उसके बाद आप देखिए तो जो ये जो खान 99 वगैरह में उसने जो कब्जा किया है, और दारा की कंट्री साइड पे पहुंच गया है। अब दारा भी आप देखिए कितनी दूर है इससे। इजराइल का जो गोलन हाइट्स वो भी ऑक्यूपाइड है, सीरिया का ही एक तरह से हिस्सा है वो। एक तरह से क्या है ही 1967 में इजराइल ने जबरन छीना था, और 1973-74 में ये बफर जोन बना था कुनैत्रा। तो उस बफर जोन को क्रॉस करके वो एक तरफ माउंट हर्मन की तरफ चला गया है। एयर स्ट्राइक अलग है जिसका कोई विरोध नहीं हो रहा, और इधर उसने वो दारा तक पहुंच गया है, और दारा पे भी उसने, दारा के आउटस्कर्ट्स पे भयंकर बमबारी की। पूरा सीरिया का आर्सेनल, जितने भी हथियार थे, सदियों की, मतलब आप क्या कहें उसको, सालों के इन्वेस्टमेंट से, सीरियन जनता के पैसे से जो इन्वेस्ट होकर वो चीज़ें बनी थी, वो सब इजराइल ने नष्ट कर दी है। और पूरी प्लानिंग है ग्रेटर इजराइल, एक फर्जी ग्रेटर इजराइल। ये कोई ग्रेटर इजराइल नहीं है, क्योंकि लेबनान में आप हार गए, आप वेस्ट बैंक गाजा एनेक्स नहीं कर पाए। अब आप सोच रहे हैं कि हम सीरिया में घुस के उसके कुछ पोर्शन को एनेक्स करके अपनी जनता को दिखाएंगे, देखो हमने ग्रेटर इजराइल बनाना शुरू कर दिया, और अब बस लेबनान है, गाजा है, वेस्ट बैंक है, सब हमारा होगा, पूरा मिडिल ईस्ट हमारा होगा। जो मैप दिखाया था नेतन्याहू ने यूएन जनरल असेंबली में कि वहां से लेके इंडिया तक कोई बाधा नहीं है, कोई पैलेस्टाइन नहीं है। अब ये आप सोचिए कि जब वो इस लेवल पे पहुंच रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो हमास ने कभी भी सीरियन ऑपोजिशन को कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया, उन्होंने नहीं इस बात को कहा। उनका जो बयान आया है वो देखिए मेरे सामने है, उसमें उन्होंने जुलानी का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा है कि जो जुलानी है ये अमेरिका का पिट्ठू है, इजराइल का पिट्ठू है, ये साफ साफ उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा है कि ये वही आदमी है जिसने अभी कहा था कि हम इजराइल के शुक्रगुजार हैं कि उसने हिजबुल्लाह और ईरान को कमजोर किया। और एक एक चीज, एक एक पॉइंट जो है वो हमास के पूरे बयान में है, और आप देख सकते हैं इसको। आप अगर आप सर्च करना चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं। ये टेलीग्राम में रेजिस्टेंस न्यूज़ नेटवर्क करके पूरा आप जाके उसके चैनल पे आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद जो है, जो कि ज़्यादा माना जाता है कि भाई वो हार्डलाइन सुन्नी है, उसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं ज़ियाद अल नखाले, जो ईरान भी गए थे, मिले सबसे, खमैनी साहब, मतलब वो भी बहुत क्लोज है ईरान, मतलब एक ज़बरदस्त उनकी अरब देशों में भी काफ़ी एक पहुंच है, ईरान में भी वो जाके सबसे मिल चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि ये सीरिया का इंटरनल मैटर है, हम इसको जो भी हो रहा है, हम सीरिया के इंटरनल मैटर में ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। और उन्होंने साफ कहा है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि सीरिया जिस तरह से पहले सपोर्ट करता था, देखिए पहले मतलब असाद जिस तरह से पहले सीरिया सपोर्ट करता था
इसको मतलब पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को उस तरह से आगे भी करता रहेगा, ये इन्होंने साफ किया। उसके बाद देखिए जो स्टेटमेंट हमास का आया, उसमें देखिए एक बहुत लंबी चौड़ी एक उसमें एनालिसिस है, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि द आर्म्ड टेररिस्ट ऑफ द सीरियन ऑपोजिशन, बताइए टेररिस्ट कह रहा है हमास, आर्म्ड टेररिस्ट ऑफ द सीरियन ऑपोजिशन हयात तहरीर अल शाम, यही HTS है, हयात तहरीर अल शाम, कंटिन्यू देयर मीडिया कैंपेन टू प्रेजेंट देयर आइसिस एंड अलकायदा एफिलेटेड सेल्व्स एज रिफॉर्म्ड एंड ओपन टू चेंज। यानी ये जो आइसिस और अलकायदा का ही एक एक्सटेंशन है, ये लेकिन अपने को सुधरे हुए रूप में पेश कर रहा है वेस्ट के सामने। और ये भी उन्होंने कहा, ये भी हमास ने कहा कि HTS लीडर जोलानी अब उसने अपने सर कलम करता था वो छोड़ के अब वो इस तरीके से कपड़े पहनने लगा है, इस तरह से चीजें बोलने लगता है कि जैसे वेस्ट को वो एक्सेप्टेबल हो, और वेस्ट भी उसको चढ़ा रहा है। उसका CNN में बाकायदा इंटरव्यू हुआ है। उसके बाद देखिए उन्होंने कई एग्जाम्पल दिए कि जो एग्जाम्पल्स ये प्रूव करते हैं कि जो सीरिया में जो सो कॉल्ड लोग हैं वो सब के सब वो हैं, आतंकवादी हैं, जो सो कॉल्ड रेबल्स हैं। अब आप कहेंगे कि भाई ठीक है, अगर ऐसा है तो ईरान फिर अच्छे रिश्ते बनाने की बात कर रहा है, रशिया अच्छे रिश्ते बनाने की बात कर रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, ईरान और रशिया अच्छे रिश्ते बनाने की किससे बात कर रहा है? वो ये नहीं कह रहा है कि जो आतंकवादी हैं उनसे अच्छे रिश्ते बनाओ, वो ये कह रहा है कि जो सरकार बनेगी, अब उस सरकार में कौन लोग हैं? जो अभी तक सरकार बनी नहीं है उसमें बाथ पार्टी के ही लोग हैं, उसमें और कोई पॉलिटिकल फोर्स वहां है नहीं। जो बाथ पार्टी की फोर्सेस हैं, कुछ फ्री सीरियन आर्मी के लोग थे, उनका अता पता नहीं है कि वो क्या है, कहाँ है। FSA के नाम, इसका नाम उछला था दारा में, लेकिन वो कोई और निकले, मतलब बड़ा कंफ्यूजन है। तो जो लोग हैं जो अभी इस वैक्यूम को फिल कर सकते हैं वो भी तो बाथ पार्टी के ही हैं, और उसमें इनका जो महर अल असाद है, इनका नाम भी आ रहा है। पता नहीं, अभी इनका लोकेशन नहीं पता, जो असाद के भाई हैं इनका नाम भी आ रहा है। उसके साथ जो टाइगर फोर्स के, मेरे ख्याल से उनका नाम गुलाम हसन है, जो टाइगर फोर्स के चीफ हैं, वो भी काफ़ी पॉपुलर हैं सीरिया में। और इस तरीके से मतलब उनके बारे में जो, हाँ, सुहेल हसन कमांडर ऑफ द 25th SMF डिवीजन टाइगर फोर्सेस, ये असाद की सेना के ये कमांडर, इनका नाम आ रहा है सुहेल हसन। ये भी बाथ पार्टी के हैं, सोशलिस्ट एक सेकुलर विचारधारा के हैं। इसीलिए देखिए ये जो सारी चीजें हैं, ईरान और रशिया ये कह रहे हैं कि भाई जो सीरियन सरकार तो बने, सीरियन सरकार केवल असाद के लोगों के थ्रू ही बन सकती, वही लोग बनेंगे, और फिर वो कल को असाद को वापस भी देखिए, वो कोई उसमें बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ये जो आतंकवादी हैं ये वहां पर अपना मतलब जैसे जाहिल होते हैं भाई, कुछ ना कुछ बोलते हैं, फिर कुछ इस तरह की वीडियोस बना लेते हैं, उसको डाल देते हैं, कभी जिसका जो मना रहा है कह रहा है। अभी जो सच्चाई ये है कि जो वहाँ पर सैयदा ज़ैनब की मज़ार है, और जो बड़ी सीक्रेट है शियास के लिए स्पेशली, वहाँ पर HTS के लोगों ने कुछ वायलेंस करने की कोशिश की थी, वो उसको रोक दिया गया। अब किसने रोका? तो सीरियन अरब आर्मी के ही लोग होंगे, नहीं तो और कौन वहाँ रोकेगा HTS को रोक के वहाँ पर वापस कर दिया। तो सीरिया में देखिए जो हुआ है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है और उसके कई आयाम हैं, इसलिए अभी उसको किसी आप ऐसे सिंपल उसमें रिड्यूस नहीं कर सकते हैं कि या ये हुआ या वो हुआ। ये देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब देखिए जो आज फिर यही ऑपरेशन यहिया सिनवार जारी रहा, जो अल शीर मॉल अल जनीना नेबरहुड ईस्ट ऑफ राफा सिटी में, वहां पर एक पूरा, जिसे अभी हमने आपको जबलिया का बताया शुरू में, वो मैं आपको बताऊंगा उसके डिटेल्स कि उसमें जो इजरायली सोल्जर्स मारे गए। लेकिन ये राफा यानी साउथ गाजा, राफा में अल जनीना नेबरहुड में अल शैर जो मॉल है, वहां पर इजरायली व्हीकल्स और सोल्जर्स को सीधे स्ट्राइक किया हमास ने। अचानक हमास के फाइटर्स उभरे, किसी टनल से नहीं, किसी एक बिल्डिंग के पीछे छुपे थे, और उन्होंने फायर किया और उसमें इजरायली हताहत हुए। उसके बाद देखिए देर अल बला सेंट्रल गाजा में, इसमें भी इन्फेंट्री फोर्स एक IDF की एडवांस कर रही थी, उस पर भी हमला किया मशीन गनों से, बंदूकों से, और उनको भी पीछे कर दिया। उसके बाद देखिए एक और बड़ी घटना, अल बशीती नर्सरी
अल जनीना, ये भी अल जनीना उसी के आसपास जहाँ यहिया सिनवार शहीद हुए थे, वहाँ पर जहाँ पर जो ऑपरेशन 22, 23, 24 के वीडियोस आए 22, 23, 24 नवंबर के, उसके बाद अभी भी बाद में भी ऑपरेशन हो रहे हैं, आज तक हो रहे हैं। तो ये जो पूरी ये जो अल बशीती नर्सरी है अल जनीना नेबरहुड में, यहाँ पर जाइन एक मरकवा 4 टैंक, उसके ऊपर यासीन 105 शेल से फायर किया। वो टैंक क्षतिग्रस्त हो गया, उसकी क्रू घायल हो गई। उसके बाद देखिए एक बड़ी घटना और हुई है, ये भी अल जनीना नेबरहुड में, और ये आज की घटना है। इसमें देखिए एक कॉम्प्लेक्स एम्बुश हुआ, इसमें भी तीन मरकवा टैंक्स और 7 सोल्जर्स जिन्होंने एक इमारत में अपने को बैरिकेड कर रखा था, उनको टीबीजी शेल से एक के बाद एक जो रॉकेट लॉन्चर्स से हमास के फाइटर्स ने मारा। और उसके बाद ये जो 3 टैंक उन्होंने क्षतिग्रस्त किए, जो बिल्डिंग में छुपे थे आईडीएफ के सोल्जर्स या अंदर वहां जो भी पोजीशन लिए हुए थे वहां मारा। और उसके बाद देखिए एक रेस्क्यू फोर्स आई और D9 बुलडोजर के साथ उसको भी मारा। ये जो पैटर्न है ये देखिए लगातार रिपीट हो रहा है। और इसमें देखिए जो हमास टैक्टिक्स यूज कर रहा है, जो थोड़ा बैटल टैक्टिक्स जानते हैं, जैसे 1857 आप जानते ही हैं, हमारी किताबें हैं और उसमें हमने पूरा बैटल टैक्टिक्स को डिटेल में स्टडी किया। देखिए ये जो हमास लड़ रहा है ना, ये वही है कि जो दूर से दुश्मन को नाप के समझ के ये करके और उसको वहां पर वो स्ट्राइक कर रहा है जब वो लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा है, और उसके साथ साथ मिक्स कर रहा है जो जो पुराने 90s में हमास के जो बहुत बड़े फाइटर थे जिन्होंने पॉइंट ब्लैंक स्ट्रैटेजी की बात की थी कि एक बार तुम ऐसे छुप के वार करो फिर अचानक सामने आ जाओ। वो पूरी इन लोगों ने जो हमास की पूरी टैक्टिक्स है पैलेस्टीन रेजिस्टेंस की, और ये बहुत ज़्यादा फायदा दे रही है। उसके बाद देखिए तुलकरेम में आज फिर से एक तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से जो लड़ाई चल रही है वो बदस्तूर जारी है। अब वो पूरा फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस मूड में आ गया है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को ख़त्म करने के लिए। और उसके बाद प्रिपेयर योर वेपन करके उन्होंने पूरा वीडियो जारी किया, और उसमें ट्यूबस से लेके और जेनिन में, और मतलब अभी तो जेनिन और तुलकरेम में जो लड़ाई हुई थी और जेनिन में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के कई व्हीकल्स कॉन्फिस्केट कर लिए थे रेजिस्टेंस ने, तो ट्यूबस में भी उन लोगों ने पूरी तरह एक जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है महमूद अब्बास की, उसको उन्होंने जब्त कर लिया, उसके 2 व्हीकल्स जब्त किए। उसके बाद देखिए आईडीएफ ने आज काफ़ी अबू हसनैन फैमिली अल बुरेज कैंप में वहाँ पर स्ट्राइक किया, वहाँ निर्दोष लोग मारे गए। कई स्टूडेंट्स को उन्होंने अरेस्ट किया, कुछ जो पुराने अरेस्ट किए हुए स्टूडेंट्स थे बिना किसी ट्रायल बिना किसी उससे वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन में 11-11 महीने थे, उनको छोड़ना पड़ा। इस तरह की देखिए चीज़ें लगातार होती रहीं। उसके बाद ये जो नाब्लिस में बलाता कैंप के ईस्ट से फिर से आईडीएफ ने घुसने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पहले से तैयार बैठे थी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस, उसने मशीन गनों से उनका सामना किया और आईडीएफ फोर्स को पीछे हटना पड़ा। उसके बाद देखिए बेथलेहम, ये भी वेस्ट बैंक में, बेथलेहम में देशे कैंप है, वहाँ पर क्लैशेस हुए और वहाँ पर आईडीएफ के लोग आते गए पीछे हटते गए, आते गए पीछे हटते गए, करीब 6 घंटा वहाँ पर गोली चली है। और अल खलील के और इसके साथ साथ अल खलील के साउथ दूरा है, उसमें भी करीब 50 फिलिस्तीनी नागरिकों को आईडीएफ ने गिरफ्तार किया, उनके साथ बुरा सलूक किया। उसके ऊपर भी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने मार की और उसमें भी देखिए दो आईडीएफ सोल्जर्स घायल हुए। उसके बाद जेनिन में भी जबाद में इन लोगों ने आईडीएफ ने रेड की, उस रेड का भी विरोध हुआ। उसमें पूरे जो वहाँ की मस्जिदें हैं उन्होंने कॉल दी, उससे युवा इकट्ठा हुए और उन्होंने मुकाबला किया। फिर रमल्ला सिलवाड में भी इसी तरीके से सिलवाड स्पोर्ट्स क्लब, उन लोगों ने एक इन्वेस्टिगेटिंग सेंटर बना दिया इजरायलियों ने, वहाँ पर यंग लोगों को बुला के कुछ टॉर्चर कर रहे थे, ये कर रहे थे, उस पर भी आईडीएफ ने पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने हमला किया। उसके बाद देखिए जो जेरूसलम अल कुद्स है उसके अल वलाजा एरिया में भी इसी तरीके से उन्होंने कुछ डिमोलिशन करने की कोशिश की, उसका भी विरोध हुआ और वो डिमोलिशन इजराइल को रोकना पड़ा। कलकलिया में भी इसी तरीके से वेस्ट बैंक में क्लैशेस हुए। ये देखिए वेस्ट बैंक में लगातार ये क्लैशेस हो रहे हैं।
उसके बाद देखिए जो लेबनान में जिस तरीके से, जो मैंने बताया कि वो जो माइन का ब्लास्ट हुआ उसको इजराइल एक्सीडेंट कह रहा है, लेकिन उसमें जो हिजबुल्लाह की तरफ से जो कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं वो ये बता रहे हैं कि नहीं, वो ब्लास्ट नहीं था, मतलब वो एक्सीडेंट नहीं था। वहाँ माइंस एक्चुअली हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ा एरिया माइन कर रखा है। वो कहाँ कहाँ माइंस हैं, अभी इजराइलीज जो हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस में, अभी तक ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि लेबनान से उनको पीछे हटना पड़ा। मैंने बताया कि 3-1 की सिचुएशन है, अभी भी वो ओवर कॉन्फिडेंस में है और वो इस तरीके से चले जाते। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में वो आर्कियोलॉजिस्ट मारा गया था जो शमा या उसको चमा जो भी मतलब उसको कहते हैं, वहाँ पर सेंट पीटर्स की जो मज़ार है, मतलब एक श्राइन है, मज़ार नहीं श्राइन है, तो उसको स्टडी करने गया था कि उसके नीचे जूविश टेम्पल है। तो जैसे यहाँ बीजेपी के लोग हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढते हैं, उसी तरीके से ज़ायनिस्ट हैं, ये भी हर मस्जिद या हर श्राइन के नीचे, चाहे क्रिश्चियन हो, ये इनमें खास बात है, ये केवल मुस्लिम नहीं, क्रिश्चियन भी, हर क्रिश्चियन या मुस्लिम साइड के नीचे ये कुछ जूविश टेम्पल खोजते हैं। एक आर्कियोलॉजिस्ट गया था अभी जब लेबनान का वो पूरा हो रहा था, उसमें वो मारा गया था। तो ये देखिए जो पूरी सिचुएशन है, आज का जो समअप है वो बड़ा सिंपल है। आज फिर से जो हमास है, जो हिजबुल्लाह है, उसने अपना इनिशिएटिव रिगेन किया है। हमास ने देखिए, फिर मैं बताऊंगा, जबलिया में जो बड़ी घटना की है, अद्भुत घटना की है कि पूरा के पूरे जो ट्रूप कैरियर आ रहा था उसमें एक्सप्लोजिव्स भरे थे और उसमें इजरायली सोल्जर्स थे, उसको सीधे मार दिया। और आप ये सोचिए कि जिस व्हीकल में एक्सप्लोजिव्स भरे हों, जहां से जो एक ट्रूप कैरियर जा रहा हो और उसमें सोल्जर्स भी हों, वो उसको एम्बुश करना कितना मुश्किल है। और ये जबलिया में हुआ, नॉर्थ गाजा में। और जो इजरायली वुंडेड को इवैक्यूएट करने जो हेलीकॉप्टर्स आए, वो पूरा आपको दिखेगा कि समुद्र के ऊपर से उड़ रहे हैं, वो पूरा एक सर्कुलर राउंड लेके, क्योंकि जबलिया ऐसे है, समुद्र ये है, इजराइल इधर है, तो ये पूरा राउंड लेके जो है, या ये उधर से लेके हाइफा, मतलब उधर नॉर्थ की तरफ जा रहे थे, हाइफा की तरफ, इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि सीधे ये वहाँ से जबलिया से सीधे जो इजराइल का इलाका गाजा से लगा हुआ है वहाँ पर किसी हॉस्पिटल में ले जा सके, इतनी भी हिम्मत नहीं, क्योंकि ये हाइफा में रैमबैम हॉस्पिटल वहाँ, ये वहीं पर ले जाते हैं। तो या तो हालत ज़्यादा ख़राब थी, आईडीएफ के लोग मारे गए, और या देखिए डर, क्योंकि 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि जो इजरायली हेलीकॉप्टर्स हैं उनको भी हमास टारगेट कर चुका है। ये देखिए आज का है, आज एक ही वीडियो है। और अब मैं फिर से शुरू में कहना भूल गया, अंत तक देखिएगा। कल तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।